Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about few important articles. In the first article हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 240 को जो कि चंडीगढ़ की गवर्नेंस से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। देन इन्फेंट डेथ क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, मेलघाट में क्या रीजंस हैं इसके पीछे। देन मिथ ऑफ WHO डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे डिकोडिंग इन फ्लाइट इंटरनेट के बारे में एंड लास्ट में हाईली गूबी वॉल्केनो के बारे में। तो आज के डिस्कशन में ये कुछ मेजर आर्टिकल रहने वाले। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ एक यूटी, अब इस यूटी को गवर्न किया जाता है आर्टिकल 239 के अंडर, जहां पे आप ये कह सकते हो कि चंडीगढ़ एक विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी एक यूटी है जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा रूल किया जाता है, बट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पंजाब है, पंजाब के जो गवर्नर हैं वो एक्ट करते हैं एडिशनल चार्ज के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। वैसे अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ कैपिटल सिटी है पंजाब एंड हरियाणा की। एंड अभी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी कि भाई यहाँ पे आर्टिकल 240 को लाके इसके लिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रोविजंस को लेके आए, जिससे चंडीगढ़ के एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस होंगे। अब चेंजेस क्या है, क्या लीगल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं? पहली बात, अगर आप 240 आर्टिकल के अंडर इसे लेके आते हैं तो दैट मींस आप इसे डायरेक्टली इसके अंडर ला रहे हो, प्रेसिडेंट के अंडर ला रहे हो। अब इससे क्या होगा कि स्टेट के कुछ लॉज हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा चंडीगढ़ में जो लॉज हैं, पंजाब और हरियाणा के थोड़े थोड़े लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, तो लेजिस्लेटिव ओवरलैप देखने को मिलता है एंड चंडीगढ़ के अंदर न्यूमरस पंजाब और हरियाणा के लॉ इंप्लीमेंट होते हैं। तो अब या तो उन्हें रिपील करना पड़ेगा, या प्रोविजंस को हार्मोनाइज करना पड़ेगा, या गैप्स को एड्रेस करना पड़ेगा, तो जो कि एक डिफिकल्ट टास्क रहेगा। मोर ओवर आपको थोड़े चेंजेस और भी करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इट विल नॉट बी अ सिंपल कोई बिल लेके आए और आप सब कुछ कर देंगे। आपको पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी अगर हम बात करें आर्टिकल 240 के अंडर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रेगुलेशन बनाते हैं लॉ की रिगार्डिंग यूटीज लाइक अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड पुडुचेरी। इनकेस पुडुचेरी की असेंबली अगर डिसॉल्व हो सिर्फ तभी। तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये ऑलरेडी कुछ आपकी यूटीज में प्रोविजंस इंप्लीमेंटेड है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, पंजाब और हरियाणा दोनों ही क्लेम करते हैं कि भाई ये हमारी कैपिटल सिटी है, एंड इवन पंजाब तो यहां तक कहता है कि आप हमें पूरा कंट्रोल दे दो चंडीगढ़ का। बट अगर ये इंप्लीमेंट होता है आर्टिकल 240, तो आप ये मान के चले सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन खराब होंगे। एंड मोर ओवर जो शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पीजीआई या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और कुछ कॉमन एम्प्लॉयज हैं, तो कहते हैं उनको लेके थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। बट यहां पे क्या कहा जाता है कि भाई अगर आपने यहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देना ही नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी की कमी आएगी एंड फ्यूचर में हो सकता है कि ये लोग आगे चलकर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली लाने के लिए भी कहें। देखो, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हम जो चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे को एक प्रॉब्लम आती है कि हम चंडीगढ़ के लोकल लोगों को यहाँ पर जॉब्स में कोई बेनिफिट नहीं है। तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है अगर हम आर्टिकल 240 के अंडर आते हैं। वैसे एक बात ये भी है, बट हाँ, कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे इसके साथ प्लानिंग को लेके, क्योंकि जोनिंग जो है यहाँ पे, चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, बहुत वेल प्लान। जैसे हड़प्पा कल्चर में आपको रेक्टेंगुलर ग्रिड्स के फॉर्मेट में सब कुछ देखने को मिलता था, यहाँ पर भी सेम है। तो अगर आप यहाँ पर सेंट्रल की नई रेगुलेशन लाएंगे तो लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन ग्रोथ में इसमें असर पड़ेगा। सेक्टर्स जो कि लाइक पुलिस हो गया, या सैनिटेशन हो गया, लाइसेंस हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सब आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा एंड इससे अनड्यू प्रेशर इस एरिया पे इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं मेलघाट की। मेलघाट एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे आपको कोरकू ट्राइब देखने को मिलती है। अब ये ट्राइब अपनी माल नरिशमेंट के लिए काफी नोन है। अभी भी अगर हम बात करें, लगभग 2 लाख लोग यहाँ पे माल नरिश्ड हैं, बच्चे खासकर, और 35% बच्चे जो अंडर 5 हैं वो स्टंटेड है, और 35% अंडरवेट भी हैं।
तो कहा जाता है कि भैया यहाँ पे रोड्स ना होना, हॉस्पिटल्स तक पहुंचने में टाइम लगना, इलेक्ट्रिसिटी ना होना, ट्रांसपोर्ट ना होना और डॉक्टर की शॉर्टेज, स्पेशली जो स्पेशलिस्ट है उनकी शॉर्टेज, ये प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाता है। अब चलो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को यहाँ पे लेके आ जाता है, विलेज चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, पोषण अभियान आता है, आशा वर्कर्स आते हैं, न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि भैया सप्लीमेंट्स इनकंसिस्टेंटली यहाँ पर पहुंचते हैं। अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट के आधे लोग तो यहाँ पर पहुंचते ही नहीं है, बिकॉज रोड की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से इस एरिया में बर्थ के टाइम पे बच्चों का लो बर्थ रेट रहता है, लो वेट रहता है, एंड जिसके कारण वो फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, जैसे अनीमिया, निमोनिया, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, एंड इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कहते आशा वर्कर्स हैं बट उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है, विलेज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं बट वो बहुत कम केसेस में बच्चों को बड़े हॉस्पिटल को रेफर करते हैं, एंड मोर ओवर यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग की भी कमी देखने को मिलती है, एंड लोगों में मैटरनल हेल्थ को लेके कोई अवेयरनेस नहीं है। तो किया ये जा सकता है कि आप यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को और बेटर करो, खासकर प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस करो, आप लोकल हेल्थ वर्कर्स को फोकस कीजिए, यहाँ पर ट्राइबल यूथ को आप कम्युनिटी न्यूट्रिशनल वर्कर के तौर पे लेके आइए, आप हेल्थ वॉलंटियर्स बना सकते हैं, मटरनल न्यूट्रिशन यानी माँ को न्यूट्रिशन मिले इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, खासकर अनीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मटरनल सप्लीमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करो, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए कि अलग अलग जो आपके हेल्थ की स्कीम्स चल रहे हैं उसे कलेक्टिवली इंप्लीमेंट करो और अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, एंड लोगों में बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस करो, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करो, हाइजीन को प्रमोट करो, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थर्ड आर्टिकल, WHO और उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर। अब रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बात कही गई कि भाई WHO ये कहता है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर पर्याप्त है। अब कहते हैं ये मिसकोट है। एक्चुअल में WHO का जो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपको 10,000 लोगों पे 45.5 डॉक्टर्स की जरूरत है, 44.5। इंडिया में समवेयर 36 है। कहते कमी है डॉक्टर्स की, आप ये चीज मान के चलो, जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट रहेगी। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 1000 के ऊपर एक डॉक्टर नहीं, आपको 3 से 4 डॉक्टर्स चाहिए। कहते कि भाई इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स क्यों कम है। कहते एक तो अर्बन रूरल डिवाइड है, ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो आपके अर्बन एरियाज में लोकेटेड है। मोर ओवर ये बात सच है, डॉक्टर, नर्सेस और मिडवाइफ की कमी है हमारे पास, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनकी कमी है। एक सबसे बुरी बात जो हो रही है आजकल, आयुष के जो डॉक्टर है, मतलब ये जो ट्रेडिशनल हेल्थ वाले, भैया इनको भी इन डॉक्टर्स के नंबर में ऐड किया जा रहा है, जिससे ओवर एस्टिमेट देखने को मिल रहा है, एंड एक फॉल्स सेंस ऑफ एडुकेसी आप जनरेट कर रहे हो। भैया एक नॉर्मली जड़ी बूटियों वाला डॉक्टर इस चीज को नहीं समझ सकता है कि किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं वेरियस जो आज की डेट में प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स है, एंड कहीं ना कहीं वो फॉल्स सेंस ऑफ एडुकेसी यहाँ पे जनरेट हो रही है। मोर ओवर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है, पब्लिक सेक्टर में पैसा नहीं मिलता, प्राइवेट में पैसा मिलता है, ज्यादा डॉक्टर्स वहाँ है, मेट्रो सिटीज में ज्यादा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट की कमी है भारत के अंदर, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड एक ये सेल्फ रिपोर्टिंग वाला जो प्रोविजन है इसकी भी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स का नंबर ठीक होता है तो इससे इंडिया के अंदर हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे नेशनल हेल्थ मिशन को हम प्रमोट कर सकते हैं, एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की आउटकम को हम अच्छे से बेटर से मॉनिटर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल के ऊपर, दैट इज डिकोडिंग इन फ्लाइट इंटरनेट के बारे में। देखो पहले क्या होता था कि फ्लाइट्स के अंदर इंटरनेट के यूज को हम मना करते थे, बिकॉज फ्रिक्वेंटली ये एवियोनिक जो सिस्टम्स है उनके साथ इंटरेक्ट करता था, जिससे प्रॉब्लम आती थी। तो अब कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर कुछ के अंदर ये आपका इन फ्लाइट प्रोविजंस आ गए। अब इसमें एयर टू ग्राउंड या सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स को यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि एक कैबिन के अंदर राउटर लगा होता है, और ये राउटर आपका दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट का राउटर टेरेस्ट्रियल सेलुलर टावर से कनेक्ट होगा, या सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से आपका जुड़ा होगा। अब क्या होता है कि कैबिन के अंदर जो वाईफाई है ये डाटा सेंड करता है, और ये डाटा एंटीना से
या तो ग्राउंड टावर से कनेक्ट करेगा या सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा और फिर डाटा आपका मूव करेगा। अब क्योंकि आपके पास एवियोनिक शील्ड्स वगैरह आ गए तो अब ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है किसी भी एयर फ्लाइट्स के कम्युनिकेशन या नॉर्मल एवियोनिक्स के अंदर। अब पहले क्या टेक्निकल इशू हुआ करता था और आज क्या इशू होता है, तो पहले क्या होता था कि भाई देखो ये जो टावर बार बार स्विच होते थे तो इसकी वजह से आपके एवियोनिक के अंदर डिस्टरबेंस आती थी, रेडियो के अंदर नॉइस आती थी, तो कई बार लैंडिंग वगैरह के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब आज की डेट में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बैंडविड्थ उतनी ज्यादा नहीं है, लेटेंसी बहुत हाई है, सैटेलाइट सिग्नल बहुत वीक है, बैड वेदर में तो काम ही नहीं करते। तो कहते हैं कि ये एक थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो कहते हैं अभी अगर हम बात करें तो पोलर एरिया में, रिमोट एरियाज में आपकी आज भी कवरेज नहीं है एंड मोर ओवर कुछ टेलीकॉम कंपनी रिस्ट्रिक्ट करते हैं एयरबोर्न मोबाइल टावर एक्सेस को, बिकॉज क्या कहा जाता है कि इसका गलत यूज भी हो सकता है। अब कहा जाता है कि भाई ये जो मॉडर्न लाइक आप कह सकते हो एरोप्लेन्स है, इनमें मैंडेटरी कर दिया गया कुछ चीज़ों को, जैसे इट्स मैंडेटरी टू प्रिवेंट सेलुलर सिग्नल्स कि वो कंफ्यूज ना करे ग्राउंड नेटवर्क्स को एंड इनकी इंटरफेरेंस को एयरक्राफ्ट के साथ मिनिमाइज करने की बात हुई है। बट अभी भी बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं। अब बात करते हैं आइली गुबी वॉल्केनो की। ये एक बसाल्टिक लावा है जो कि आपकी इथोपिया यहां से ओरिजिनेट कर रहा है। अब ये पार्ट है रिफ्ट वैली, रिफ्ट जहां पे आपकी जो जमीन है वो फट रही है, नीचे से धुआं निकलेगा। अब वैसे तो ये अच्छा होता है, अच्छा क्यों होता है, बिकॉज इससे आपकी जो ऐश के क्लाउड्स बनेंगे, एक तो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, पहली बात, प्रेसिपिटेशन के लिए भी आपके मॉलिक्यूल आएंगे। बट एक प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि भाई एरोप्लेन्स के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इस वजह से डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वार्निंग भी इशू की है। इससे जब ये जमीन पे लैंडफॉल होता है तो आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता भी आपकी इंप्रूव होती है। तो अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले पार्ट में ये आपका लोकेटेड है, इथोपिया, यहाँ पे आपका देखने को मिला। इसके क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा, सोलर रेडिएशन कम होगी जिससे आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म कूलिंग मिलेगी, बट कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो सकती है एंड इससे मॉनसून के ऊपर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है अगर ये लंबे समय तक परसिस्ट करा। तो ये चीज है जो आपको इसके बारे में याद रखनी थी। आज की डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।